परम ने 2 सेकंड सोचने के बाद अपने फ़ोन की स्क्रीन उस प्रेमी जोड़े की तरफ घुमा दी। एंजल के साथ अनाहिता का फ़ोटो भी साफ दिख रहा था। प्लीज़ परम, अभी अन्नू को कुछ मत बताना। उसे वापस आ जाने दो। मैं खुद नव्या को उससे मिलाने वाला हूँ। नैन लगभग परम के पैरों में गिरता हुआ बोला। पर एंजल से सच छिपाना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे भाई। परम बहुत फिल्मी अंदाज में बोला तो नैन और नव्या साथ में हंसने लगे। ही, क्या दांत फाड़ रहे हो दोनों? तुम दोनों इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाए हुए हो। कब से चल रहा है ये सब नव्या? कबीर को पता है उसकी बहन कौन सी काउंसलिंग में बिजी है आजकल? और नैन तुमने मेरी बहन के साथ प्यार की पींगे बढ़ाकर? परम गुस्से का नाटक करता हुआ बोला। क्या? तुम्हारी बहन बहन है और मेरी बहन एंजल? नैन भी उसका मजाक अच्छे से समझ गया। एंजल का नाम सुनते ही परम को याद आया कि अनाहिता की मिस्ड कॉल हो गई है। उसने फ़ौरन अनाहिता को कॉल किया और नैन नव्या को लेकर एक तरफ छुप गया। हे एंजल, व्हाट्सएप? पूछो मत परम, आज तो तुम्हारी वाली प्यारी सी झप्पी की सख्त ज़रूरत लग रही है। बहुत थक गई हूँ आज। अनाहिता तो परम को अकेला समझ रही थी, इसलिए बिंदास बोले जा रही थी और परम शर्म से लाल हुए जा रहा था। नव्या और नैन इशारों में उसकी मजाक बना रहे थे और परम फ़ोन जल्दी रखने की असफल कोशिश करने में लगा हुआ था। एंजल, मैं करता हूँ थोड़ी देर में कॉल। परम ने फ़ोन काटना चाहा। ऐसी भी क्या जल्दी है परम? मुझे दिखाओ ना वो हंसी वादियाँ जहाँ तुम मुझे कंसर्ट के बाद लेकर जाने वाले हो, जहाँ बस तुम और मैं होंगे और ऊपर होगा वो तारों से भरा खूबसूरत आसमां। परम, अपना आसमां है ना? परम ने अपना सिर पीट लिया। नैन और नव्या बिना आवाज़ के हंसे जा रहे थे और परम मन ही मन अपनी खैर मना रहा था। अनाहिता, मुझे एक ज़रूरी कॉल आ रही है, मैं करता हूँ तुम्हें वापस से कॉल। परम ने जल्दी से फ़ोन काट दिया और नैन और नव्या ठहाके लगाने लगे। नव्या ने अपने फ़ोन पर परम का ये स्पेशल मोमेंट रिकॉर्ड कर लिया था। वो परम को फ़ोन की स्क्रीन दिखाकर चिढ़ाने लगी और परम फ़ोन छीनने के लिए उसके पीछे भागने लगा। थोड़ी देर मटर गश्ती करने के बाद तीनों थक कर वहीं बैठ गए। परम दोनों को फिर से एकटक देखने लगा और फिर पूछा, तो कब से शुरू है ये सब? नव्या परम की बात पर शर्मा गई। नैन ने बताना शुरू किया। तुम्हें तो पता ही है परम कि उस वाक़ये के बाद मैं लगभग बिल्कुल टूट गया था। डॉक्टर के कहने पर मैंने नव्या से काउंसलिंग की सिटिंग लेनी शुरू की, तो समझ ही नहीं पाया कि कब मैं पूरी तरह इसके ऊपर निर्भर होता चला गया। जिस दिन अपॉइंटमेंट नहीं होता इसके ख्यालों में खोया रहता, जिस दिन का अपॉइंटमेंट होता इससे मिलने की आस लगाकर पूरे दिन जोश से भरा रहता, फिर वापस आकर उस 1 घंटे के सेशन को बार बार याद करता रहता था। बीच में पापा बीमार पड़ गए और समीर ने मुझे ऑफिस ज्वाइन करने को कहा, तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। ऑफिस जाना शुरू किया तो काम में कुछ ऐसा उलझा कि 10-12 दिन तक इससे कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा। फिर क्या था? मैडम दंदनाते हुए पहले घर और फिर ऑफिस में पहुंच गई। मेरे अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए मुझे भाषण देना शुरू कर दिया। औरों की नज़र में एक डॉक्टर अपने पेशेंट पर चिल्ला रही थी, पर मुझे मुझे तो उस टाइम बस उस तरफ भी बराबर की आग नज़र आ रही थी। फिर दूसरे दिन हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले और फिर उसके बाद से रोज़ मिलने लगे। नैन ने नव्या का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। परम ने अपनी मुट्ठियाँ कसकर भींच लीं। भले ही वो आज अपने गुस्से पर काबू कर गया था, पर उसके हिसाब से नव्या का नैन के साथ इतना जुड़ाव किसी भी रूप में सही नहीं था। ब्रज किशोर जी और शोभा जी की छवि जो उसके मन में बनी हुई थी, अपनी बहन को उन लोगों के बीच रहने देने की इजाज़त वो कभी नहीं देने वाला था। सभी लोग वेंडी में तैयार हो रहे थे, पर परम का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अनाहिता ने वादा किया था कंसर्ट से पहले पहुंचने का, पर अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं था वहाँ। वैसे तो कल ही आने वाली थी, पर उन लोगों को डील फाइनल करने के बाद की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में टाइम लग गया था। अनाहिता ने आज सुबह जल्दी चल देने का वादा किया था, पर अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। एक बार और कॉल ट्राई करके परम गुस्से से उठा और फ़ोन ज़मीन पर मारने को हुआ। शांत मेरे शेर शांत। अभी तो गुस्से में फ़ोन तोड़ देगा तो तेरी एंजल का फ़ोन किस पे आएगा? परम को कबीर की बात सही लगी। उसने फ़ोन छोड़कर कबीर को गर्दन से दबोच लिया। फिर ठीक है, फ़ोन रहने देते हैं। तेरा ये खूबसूरत मुंह तोड़ना बेहतर रहेगा, है ना? ध्रुव, ये तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, क्यों? कबीर अपनी जान छुड़ाने लगा और ध्रुव मेरी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तभी वेंडी के दरवाजे पर दस्तक हुई और परम ने भागकर गेट खोला। एंजल, नव्या और नैन वहाँ साथ में खड़े थे। परम ने उन्हें जबरदस्ती की मुस्कान दी और अंदर बुला लिया। नैन परम के व्यवहार को समझ रहा था। उसने किसी दिन फुर्सत में परम से बात करने का निश्चय किया। कबीर का जायका भी नैन को देखते ही बिगड़ गया। नवू, तू काउंसलिंग छोड़कर बेबी सिटिंग कब से करने लगी? भाई, बहुत रूड था ये मजाक। नव्या ने कबीर को डपट दिया। बाय द वे, वो मजाक नहीं था, कवि ने सीरियस टोन में कहा तो नव्या हेल्प के लिए ध्रुव और मैरी की तरफ देखने लगी।
उन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। कबीर और परम नव्या को लेकर बहुत पजेसिव थे और नैन के परिवार की जो छवि उन दोनों के दिमाग में बन गई थी, उसके साथ नैन और नव्या की राहें आसान तो बिल्कुल नहीं थीं। उनके ग्रुप का नाम अनाउंस हुआ तो वो चारों स्टेज की तरफ बढ़ गए। ग्रुप के परिचय के बाद कबीर ने अपना ड्रम संभाला और ध्रुव ने इलेक्ट्रिक गिटार। मैरी की बोर्ड के साथ एक सुरक्षित जगह पर बैठ गई थी और परम भी गिटार के साथ वहाँ तैयार खड़ा था। अभी उनका गाना शुरू होने ही जा रहा था कि भीड़ के बीच बहुत तेज हलचल हुई। एक लड़की सिक्योरिटी तोड़कर स्टेज की तरफ भाग रही थी। सिक्योरिटी वाले उसे रोकने के लिए उसके पीछे थे। वो अपनी जान छुड़ाती भागकर परम के पास पहुंच गई और कसकर उसे गले लग गई। मिस्ड यू सो मच द रॉक स्टार। अनाहिता के ये शब्द परम के लिए एनर्जी बूस्टर थे। उसने अनाहिता को वहीं गोद में उठा लिया और पूरा घुमा दिया। कबीर और ध्रुव ने सिक्योरिटी को समझाकर वापस भेज दिया। एंजल, परम ने कुछ कहना चाहा। आई लव यू मिस्टर परम मल्होत्रा। विल यू मैरी मी रॉक स्टार। परम का तो मुंह खुला का खुला रह गया। अनाहिता ने झट से उसके गाल पर एक किस किया और स्टेज के पीछे उतर गई। राम मल्होत्रा जी, गौतम जी और नीलम जी वहाँ पहले से ही मौजूद थे। दरअसल अनाहिता सुबह समय से चलकर कंसर्ट से पहले परम के पास पहुंचने वाली थी, पर घर के इन 3 बुजुर्ग सदस्यों ने अनाहिता को पहले घर बुला लिया और अनाहिता के सामने परम से शादी का प्रस्ताव रख दिया। उनका अनुभव यही कह रहा था कि अब इन दोनों को दूर रखना बहुत मुश्किल काम है। अनाहिता सोच में डूब गई। अभी नीलम क्रिएशंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उसे यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम और ध्यान देने की ज़रूरत थी। उधर परम भी अब अपने म्यूज़िक कैरियर पर ध्यान लगा था। ऐसे में शादी करके कहीं वो लोग फंस तो नहीं जाएंगे? कहीं उनके बीच का प्यार झगड़ों और शिकायतों में तब्दील हो गया तो फिर वो कैसे एक दूसरे को मनाएंगे? वो एक दूसरे को ठीक से समय दे भी पाएंगे या नहीं? अनायता की दुविधा समझकर नीलम जी उसे अकेले में ले गईं और प्यार से समझाने लगीं। बेटा, तुम्हारा सोचना अपनी जगह सही है, पर हमारे नज़रिए को भी समझने की कोशिश करो। पिछले कुछ महीनों से तुम दोनों सुबह से शाम तक साथ रहते थे, पर अब मंजिलें अलग हो जाने से तुम्हारा मिलना बहुत मुश्किल होता जाएगा। तुम यहाँ बिजनेस में गिरती जाओगी और परम म्यूजिक में बिजी हो जाएगा। ऐसे में तुम दोनों को हर दिन मिलना भी बहुत मुश्किल होने लगेगा। शादी से एक सुविधा ये रहेगी कि दिन भर भले ही तुम एक दूसरे के लिए समय ना निकाल पाओ, पर आखिर में तो एक छत के नीचे आना ही है। इससे तुम दोनों अपने काम पर भी ध्यान दे पाओगे और अपने रिश्ते पर भी। पर मम्मी, मैं आपको अकेले छोड़कर, अनाहिता का असली डर तो यही था। अरे बेटा, अब वहाँ सभी लोग हैं और अब चीज़ें बदल भी गई हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग रोज़ ऑफिस में तो मिलेंगे ही ना। तू मेरी चिंता छोड़ और बहुत सोच समझ कर ही इस बारे में डिसीजन ले। अनाहिता ने तो अपना मन बना लिया था। अब बारी परम की थी। अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया था। आज रात वो लोग पहाड़ी पर जाने वाले थे। परम बस उसी समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कंसर्ट जीतने के बाद बड़े लोग तो उनके बैंड को बधाई देकर घर लौट गए, पर यंगस्टर्स पूरे जोश से भरे हुए थे। सारे मिलकर देर रात तक जश्न मनाते रहे। नैन की उपस्थिति परम और कबीर के लिए असहनीय हो रही थी, पर अनाहिता की फीलिंग्स को समझते हुए दोनों ही उसे इग्नोर कर रहे थे। सुबह 4 बजे तक वो लोग साथ में हंसी मजाक और मस्ती करते रहे। मैरी और ध्रुव तो समय से घर लौट गए थे। अब नैन ने भी अनाहिता से घर वापस चलने को कहा। अन्नू, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। पापा के जागने का टाइम होने वाला है, नैन बोलते हुए सकचा रहा था। परम उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था और नैन अंदर से बहुत डर रहा था। हाँ यार, लेट्स गो। अनायता हाथ झाड़कर खड़ी हो गई तो परम ने पीछे से उसकी बाँह पकड़ ली। परम प्लीज़, अनायता धीरे से रिक्वेस्ट की। एंजल यू प्लीज़, परम ने उससे भी धीमी आवाज़ में कहा तो अनायता दुविधा में पड़ गई। नैन ने परिस्थिति को संभाला। ओके गाइस, यू कैरी ऑन, घर पर मैं संभाल लूँगा। परम ने नैन को थैंक यू बोला और अनाहिता का हाथ थामकर वहाँ से निकल गया। परम की अपनी कार की जगह वहाँ एक खूबसूरत विंटेज ओपन रूफ कार उन दोनों की राह देख रही थी। अनाहिता कार की खूबसूरती पर ही निहाल हो रही थी। परम ने पीछे से उसके कान में फुसफुसाया, तो एंजल, क्या तुम हमारी पहली डेट के लिए तैयार हो? अनाहिता ने शर्माते हुए हाँ कहा और परम ने फौरन कार का दरवाज़ा अनाहिता के लिए खोल दिया। सुबह की शुद्ध और ताज़ी हवा, चिड़ियों का चहचहाना और परम का साथ, अनायता जैसे कोई खूबसूरत सपना जी रही थी। संकीर्ण सड़क पार करके परम ने गाड़ी पहाड़ी के ऊपर ले जाकर रोक दी। सुबह के उगते सूरज की खूबसूरत रोशनी अनायता को नया जोश, नई उमंग दे रही थी। चारों तरफ का जायजा लेने के बाद परम ने अनायता को वहीं एक साफ पत्थर पर बैठा दिया और ऊपर आसमान की तरफ देखने का इशारा किया। अनाहिता तो फुदककर परम के गले लग गई। एक छोटा सा एयरक्राफ्ट अपने धुएं से आसमान में लिख रहा था, मैरी मी एंजल। अनाहिता की आंखों में खुशी के आंसू थे।
रात से अभी तक परम ने उसके मैरिज प्रपोजल पर कोई बात नहीं की थी। वो सोच रही थी कि शायद परम अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, पर यहाँ परम ने तो खुद ही उसे प्रपोज करने का इंतज़ाम कर रखा था। अनायता अभी अपने इमोशंस संभाल ही रही थी कि परम ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। पता है, पिछले 5-7 दिनों से बस यही था दिमाग में कि सीधा शादी की बात सुनकर कहीं तुम नाराज़ ना हो जाओ। फिर तुम्हें मनाने के 1000 तरीके सोच रहा था, पर नहीं पता था कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है। परम ने अपनी गर्दन अनायता के कंधे पर टिका रखी थी। अच्छा, फिर ठीक है, समझ लो कि मैं तुम्हारे मैरिज प्रपोजल से खुश नहीं हूँ और नाराज़ होकर यहाँ से जा रही हूँ। अब तुम उन 1000 तरीक़ों में से बेस्ट वाले तरीके से मुझे मनाओ। अनायता झूठ मूठ कर नाराज़ होकर परम से दूर जाने लगी। परम ने अनायता को एक झटके से खींचा और अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। अनायता के गाल सुर्ख होने लगे। उसने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा परम के सीने में छुपा लिया। परम ने अनायता का चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और ज़बरदस्ती उसे अपनी ओर उठा लिया। उसके बाल कानों के पीछे लॉक करते हुए बहुत धीरे से उसके कान में बोला, मैंने सोचे तो बहुत तरीके एंजल, पर ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। अनायता को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। परम उसके होठ बंद कर चुका था। 10 दिन की जुदाई, फिर आज हुए दोनों की तरफ से मैरिज प्रपोजल, एक दूसरे पर भरोसा, जीवन भर साथ निभाने का वादा और इरादा, सब कुछ इसी माध्यम से बांटा जा रहा था। सांस लेने के लिए जब दोनों अलग हुए तो परम ने अनायता के माथे पर एक छोटी सी मोहर लगाकर अपने अभी लिखे गए आजीवन अनुबंध को सील कर दिया। परम कबीर के घर पहुंचा तो कबीर खुद भी हैरान परेशान बाहर गैराज में टहल रहा था। नैन ने परम को फ़ोन करके यहीं आने को कहा था। वो खुद भी थोड़ी देर में पहुंचने वाला था। क्या बात करना चाहता है ये नैन हम दोनों से? उसे अपना मुंह टूट जाने का जरा भी डर नहीं है? कबीर परम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं, इतना सा भी नहीं भाई, नैन ने अंदर घुसते हुए कहा तो कबीर ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। मेरे पास एंजल नाम का ट्रम्प कार्ड है मेरे भाई, नैन ने तिरछी मुस्कान फेंककर स्टाइल से कहा तो कबीर डरकर एकदम पीछे हट गया। फ्रेंड्स, अब हमारी कहानी अंतिम पड़ाव की ओर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली इसी तरीके की प्यारी प्यारी स्टोरी सुनने को मिलती रहें। परम ने नैन को साफ साफ कह दिया, देखो नैन, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारी फैमिली पर मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा। पहली बात तो उनकी दकियानूसी सोच की है और दूसरी बात नव्या कहाँ से ताल्लुक़ रखती है तुम बखूबी जानते हो। नैन, परम, मैं नव्या के साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। तारा के दिए घावों ने मुझे तो इंसान की परख सिखाई ही है, पर मेरे साथ मेरे परिवार, मेरे मम्मी पापा की सोच को भी बदल दिया है। तुम्हें तो पता ही है कि धरा भाभी और तोइना भी अब ऑफिस जाने लगे हैं। और रही बात नव्या के ताल्लुक़ की, तो अब से नव्या का ताल्लुक़ मुझसे है और मेरा उससे। ये फिल्मी बातें छोड़ भाई, नव्या के बचपन और ताल्लुक़ के बारे में जानने के बाद भी क्या तेरी फैमिली उसे वही सम्मान और वही प्यार और इज्जत देगी जो और बहुओं को देती है? कबीर गुस्से से भड़कते हुए बोला, मैं गारंटी लेता हूँ नव्या को कभी भी अपने ताल्लुक़ या बचपन की वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अपने जीवित रहने तक मैं हमेशा नव्या की ढाल बनूंगा और उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। नैन के चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखकर परम ने उसे गले लगा लिया। वाह, रिश्ता पक्का हो गया तो कुछ मीठा हो जाए। कबीर ने चॉकलेट निकालकर दोनों के मुंह में रख दी। पर एक बात समझ नहीं आई, अनायता नैन की बहन है और नव्या को तू बहन मानता है। अब तुम दोनों ही एक दूसरे के साले भी हो गए और जीजा भी, तो फिर तुम में से जीजा बन के रूठेगा कौन? कबीर ने जैसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या पकड़ ली थी। तू और कौन? परम ने बड़ी अदा से कबीर को आंख मारकर जवाब दिया। हाँ, ये भी सही है। वाट? परम भाई, तू क्या बोल रहा है? मैं समझा नहीं। कबीर परम की बात का मतलब समझ आते ही हड़बड़ा गया। अच्छा, समझा नहीं तो क्या टाइम पास कर रहा है तू मेरी मुक्ति के साथ? बोल। अब परम मुक्का बनाकर कबीर को डराने लगा। तू जानता था परम? कबीर जैसे अपने आप से सवाल कर रहा था। तू जानता था परम? कब से? कबीर जैसे परम से नहीं, खुद अपने आप से पूछ रहा था। पहले दिन से तो नहीं, पर हाँ, काफ़ी जल्दी पता चल गया था। मैं बहुत खुश हो गया था यार, पर एक बात की नाराज़गी भी रही। कहने को तो तू मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, पर अपनी लव स्टोरी बताने की कोशिश एक बार भी नहीं की तूने। मैं आज तक तेरा सामने से आकर बताने का इंतज़ार कर रहा था, पर आज मेरा सब्र टूट ही गया और मैंने खुद ही पहल कर दी। परम ने कबीर से शिकायत की। मेरे भाई, मैं डरता था कि तू मुझे गलत समझेगा। वो होता है ना, एक ब्रो कोड। तेरी बहन के साथ इश्क करने की गलती कर बैठा मैं, तो उससे दूर रहने का लगा, क्योंकि अपनी मोहब्बत की कीमत तेरी दोस्ती से नहीं चुकाना था भाई।
पर मुक्ति से जितना दूर जाता था अपने आप को उसकी तरफ उतना ही ज़्यादा खिंचा हुआ महसूस करता था। वो होती है ना चुंबकीय शक्ति, बस वही समझ ले। फिर एक खूबसूरत दिन हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी हुई और उसे सुलझाते सुलझाते हम दोनों ने ही प्यार का इजहार कर दिया। मैं उसी दिन से तुझे सब सच बताना चाहता था, पर डरता था कि कहीं मुझ अनाथ कबीर बात पूरी नहीं कर पाया। कबीर, आज ये शब्द आ गया तेरे मुंह पे, दोबारा मत कहना। भूल गया कि तुझे मैंने खुद गोद ले रखा है। परम ने कहा तो नैन ठहाके लगाने लगा। फिर तो कबीर तुम्हारा बेटा हुआ ना परम। ये सही है यार। कबीर और परम भी नैन की बात पर हंसने लगे। जल्दी ही परम और अनाहिता की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मुक्ति भी 1 महीने में अपना कोर्स खत्म करके आने वाली थी। उसके आने के बाद ही सभी कार्यक्रम रखे गए थे। नैन और नव्या की प्रेम कहानी सुनकर घर वालों ने उनकी शादी भी साथ में ही रखने का निश्चय किया, क्योंकि नैन और तारा के तलाक की कार्रवाई पूरी होने ही वाली थी। परम और अनाहिता को अब रोज़ मिलने का टाइम नहीं मिलता था, फिर भी दोनों जतन करके समय निकाल ही लेते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तुहिना ने भी सबको खुशखबरी दे दी थी, बस धरा ही अकेले रह गई थी। वो वैसे तो बिजनेस में काफ़ी व्यस्त रहती थी, पर अक्सर जेल जाकर आकाश से मिलती रहती थी। आकाश को अपने किए का बहुत पछतावा था और वो वहाँ रहकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा था। 5 साल बाद रात के 2 बजे नीलम जी की फ़ोन बजने से आँख खुली। माँ, अनाहिता को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। नीलम जी ने भी घर में सबको खबर की और शोभाजी और धरा के साथ खुद भी हॉस्पिटल के लिए निकलनी। तुहिना और नव्या तो खुद बच्चों वाली थी, इसलिए उन दोनों को समीर के साथ घर पर छोड़कर नैन के साथ तीनों हॉस्पिटल जा रही थी। जब तक वो लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचे, बच्चे के रोने की आवाज़ कॉरिडोर में गूंजने लगी थी। सिस्टर ने बाहर आकर बधाई दी। बधाई हो, लड़की हुई है। गौतमी जी ने फ़ौरन सबको लड्डू खिलाने शुरू कर दिए। अभी सारे लोग एक दूसरे को बधाई दे ही रहे थे कि परम बच्ची को लेकर बाहर आ गया। कहने को वो नव्या और मुक्ति दोनों के बच्चों को कई बार गोद में उठा चुका था, पर आज जैसी भावनाएं कभी नहीं उमड़ी थी उसके दिल में। मेरी गुड़िया, मेरी परी और मेरे और एंजल की परछाई, हमारे प्यार की निशानी। परम शायद उसे ऐसे ही एकटक देखता रहता, पर सब बारी बारी बच्ची को देखकर उसे बधाइयाँ देने लगे। माँ ने परम के मुंह में लड्डू रख दिया। बधाई हो बच्चे। नामकरण के दिन मल्होत्रा मैंशन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। नव्या और नैन अपने जुड़वा बच्चों नंद और नमन के साथ रात में ही आ गए थे। मुक्ति किसी सीरियल की शूटिंग में व्यस्त थी और वो और कबीर अपनी बेटी अनाया के साथ आज आने वाले थे, इसलिए बहन के सारे शगुन नव्या ही निभा रही थी। इधर तुहिना अपनी समायरा को तैयार करने के लिए उसके पीछे भाग रही थी और धरा अपने दोनों बच्चों के कपड़े फाइनल कराने में बिजी थी। शोभा जी और नीलम जी एक बार फिर छोचक का सामान चेक कर रही थी। ब्रजकिशोर जी अपने सिल्क के कुर्ते की सिलवटें ठीक करते आए और उन दोनों को सामान चेक करते देख भावुक हो गए। आज नंद होता तो। तीनों बड़े लोगों ने अपनी भीगी पलकें पोंछी और सामान गाड़ी में रखवाने लगे। धरा बहू, आकाश क्या सीधा वहीं पहुंचेगा? शोभा जी ने पूछा तो धरा ने हंसकर बताया, मम्मी जी वो तो रात से वहीं पर हैं, मिठाई के डिब्बे और मेहमानों को दिए जाने वाले तोहफे पैक करा रहे हैं। आकाश को उसके बेहतर आचरण और अनाहिता की अर्जी के चलते 4 साल में ही जेल से रिहाई मिल गई थी। बिजनेस से तो उसका मन उचट गया था और जेल में रहकर उसे कुकिंग का बहुत शौक सवार हो गया था। उसने सुधार गृह में चल रहे कुकिंग कोर्स ज्वाइन किए और वहाँ पर एक अच्छा कुक बन गया। बाहर आने के बाद उसने रेस्टोरेंट खोलने की इच्छा जताई तो ब्रजकिशोर जी ने उसे पूरा सपोर्ट किया। बेटी शक्ति के साथ वो आज 2 रेस्टोरेंट चला रहा है और बेटा पृथ्वी माँ धरा के साथ बिजनेस में हेल्प कर रहा है। आज नामकरण में खाना बनने और मेहमानों के गिफ्ट वगैरह की जिम्मेदारी आकाश ने अपने ऊपर ले रखी है। आज सभी लोग खुश हैं, सभी ने अपने अपने आसमां खुद हासिल कर लिए हैं। सेरेमनी शुरू हुई तो परम ने राम जी की गोद में परी को डाल दिया। पापा, इसका नाम आप रखेंगे। राम जी ने परी को कुछ पल के लिए निहारा और फिर नाम अनाउंस कर दिया, नंदिनी। सभी लोग ताली बजाने लगे और राम जी आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराए और धीरे से बुदबुदाए, मेरे नंद की नंदिनी। दोस्तों, आज ये सीरीज़ समाप्त हो गई। आप सभी ने इसे नियमित पढ़कर और समय समय पर कमेंट करके जो मेरी हौसला अफजाई की है, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। जल्दी ही हाजिर होंगे हम नई सीरीज़ लेकर। अगर आपको ये पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली इसी तरीके की न्यू स्टोरीज़ मिल सकें। धन्यवाद।